अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। और आज की मुलाकात इसलिए भी ज़्यादा अहमियत वाली है कि फेड की मीटिंग हो रही है शुरू। आज और कल 2 दिन करेंगे मुलाकात और परसों सुबह हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है। कल परसों, हाँ परसों सुबह, बुधवार सुबह। तो बग्गा साहब, क्या कुछ बदलाव हुआ है लोगों की उम्मीदों में ब्याज दरें बढ़ने को लेकर, और क्या होने की संभावनाएं बताएं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। बेसिकली देखें तो पिछले हफ्ते रिकवरी आ गई है बॉन्ड सेंटिमेंट्स में। तो जहां पे पहले दिख रहा था कि शायद 100 बेसिस पॉइंट्स 1% की वृद्धि करेंगे 21 तारीख की अनाउंसमेंट में, वो अब लगभग तय हो रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट पर ही सीमित रहेगा। 75 भी कम नहीं है, बट जो सबसे वर्स्ट के सिनेरियो लग रहा था कि शायद 100 बेसिस पॉइंट करें, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। तो इससे मार्केट में थोड़ा सा हौसला बढ़ रहा है। दूसरी अहम बात रहेगी कि उनका डॉट प्लॉट कैसे आता है। तो वो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं सारे जो 18 वोटिंग मेंबर्स हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को वो कहाँ जाते देख रहे हैं अगले 2 साल। इसमें सबसे अहम जो एक आंकड़ा रहता है कि टर्मिनल रेट इस बारी क्या देख रहे हैं। टर्मिनल मतलब आखिर का रेट इस फेड हाइक का, वो क्या देखने वाले हैं। तो वो पिछले हफ्ते 4.5% तक पहुंच गया था, अब फिर नीचे आया है, 4 से 4.25% के बीच में चल रहा है। तो ये दूसरा अहम बात रहेगा फेड की बैठक से। तीसरा ये रहेगा कि ये तो लगभग निश्चित है कि हॉकिश रहेंगे, कहेंगे कि हम रेट्स हायर फॉर लॉन्गर, तो ज्यादा अवधि के लिए ज्यादा ऊंचे रेट्स हम रखने वाले हैं, ये तो तय है। बट ये कहीं पे गुंजाइश है क्या कि वो बोलें कि जैसे इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी दिख रही है अगले साल के अंत तक, क्या 2023 में रेट कट की कोई संभावना है कि नहीं, उस पे अगर कुछ टिप्पणी आती है मार्केट उसको व्यू करेगा। आखिरी बात यह है कि 7-8 और बैंक्स की आज इस हफ्ते में बैठक है। स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, टर्की है, ब्राजील है, फिलीपींस है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड है, यूएस तो है ही। तो ये 8, और बैंक ऑफ जापान की भी बैठक है। जापान से कुछ उम्मीद नहीं है, चेंज नहीं होगी पॉलिसी, वो कायम रहेंगे। बट जापानी करेंसी को कंट्रोल में लाने के लिए जरूर कुछ वक्तव्य आप देख सकते हैं उनकी तरफ से, स्पेकुलेशन के अगेंस्ट। तो ये 8 बैंक्स की बैठक है इस हफ्ते। हमारी बैठक अगले हफ्ते है, 30 तारीख को आरबीआई का ऐलान आएगा। जी तो काफी अहम हफ्ता जी रहेगा सर, रेट्स के इसमें तौर मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपसे। ये 8 बैंकों की इस हफ्ते बैठक, ये कोई मतलब वो शादियों के सीजन की तरह मुहूर्त है इस वक्त के, मतलब इस टाइम पे होगी, मतलब या अक्षय तृतीया की तरह है कि बिना मुहूर्त के मीटिंग कर लो, पे। शादी कर लो, वैसा ये हफ्ते ऐसा क्या खास सारे सेंट्रल बैंक मिल रहे नहीं यही अनिल जी, देखिए है तो 180 बैंक्स हैं दुनिया भर के, हैं? जिसमें से आप कह सकते हैं 30-40 अहम है। तो हम्म। रोज एक बैंक की बैठक होना प्रोबेबिलिटी काफी हाई है अगर राइट। 20 वर्किंग डेज है। हम्म। बट ये फेड के आसपास भी हम्म। काफी ये लोग करते हैं इस तरह के, अपना कैलेंडर रखते हैं कि फेड की बैठक के आसपास रहे तो आइडिया मिल जाए। और बैंक ऑफ इंग्लैंड की पिछले हफ्ते होने वाली थी बैठक, बट महारानी एलिजाबेथ के निधन के कारण उन्होंने इसको स्थगित किया, इस हफ्ते लेके आए, नहीं तो वो पिछले हफ्ते करने वाले थे बैंक ऑफ इंग्लैंड। जैसा कि हमने आपको कहा भी था कि सोने चांदी में क्या खरीदारी का वक्त आ रहा है या थोड़ा इंतज़ार करना है। सर, अगर कोई ओपिनियन आप देना चाहें इस पर तो। जी अनिल जी, अभी नहीं खरीदना है क्योंकि ओके। रेट हाइक आ रहे हैं और विश्व भर में आ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट रहता है सोने पे कि जब रेट हाइक्स होते हैं उस टाइम पे सोना साइडवेज रहता है। उसके बाद आप देखेंगे कि सोना शायद ऊपर आएगा। बट अभी इस साइकिल में हमने क्या देखा है कि 2 साल से कहीं गया नहीं है सोना। सिल्वर भी फ्लैटिश ही चल रहा है। अब सिल्वर ज़्यादा चलता है इकोनॉमी के साथ भी, क्योंकि ज्वेलरी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी है, और इंडस्ट्रियल यूज जो है वो नियरली 60-70% है। तो उसमें अगर आपका मेन थीसिस है कि स्लो डाउन है इकोनॉमी में, तो आप कह सकते हैं सिल्वर की खपत, चांदी की खपत कम रहेगी। तो अभी मैं नहीं कहूँगा खरीदारी के लिए।
ये ज़रूर है कि अभी वो पितृपक्ष चल रहा है भारत में, कोई खरीदता नहीं है, वो 15 दिन का जो रहता है, उस टाइम पे वैसे भी रहता है नीचे सोने का भाव। उसके बाद जब नवरात्रि आती है और फिर शादियों का सीज़न शुरू जब हो जाता है फिर दशहरे के बाद से, तो आप देखते हैं थोड़ी डिमांड बढ़ती है। बट ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के तौर पे अभी टाइम नहीं है। मैं कहूँगा रुक जाएँगे कुछ देर। अ, अगले 1 साल के लिए इतना हमें ज़्यादा वृद्धि नहीं दिखती है, जब तक इंटरेस्ट रेट साइकिल वर्कआउट ना कर जाए और दुनिया के इकोनॉमीज़ का जो रिसेशन का डर है, वो थोड़ा काबू में आ जाए, तब आप देखेंगे चाँदी बढ़ते हुए। सोने के लिए अभी टाइम है। थोड़ा-सा इस साइकिल में काउंटर इंट्यूटिव मूव रहा है सोने का कि जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। 2 साल से लगभग फ्लैट है, तो अभी वेट करने का टाइम है। सर, नई पॉलिसी आई है लॉजिस्टिक्स की भी, अब एक एक करके कई सारे सेक्टर्स में पॉलिसी आ रही है। अब वापस से टूरिज्म पॉलिसी भी आने की तैयारी में है, आज हमने हेडलाइन में ये भी रखा है। बताएं सर, इन पॉलिसी पर क्या व्यू है आपका? नहीं, पॉजिटिव है अनिल जी, और बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा बहुत खपत हो जाती है। एक तो लॉस हो जाता है गुड्स का, पेरिशेबल गुड्स स्पेशली, और दूसरा जो है टाइम, पोर्ट तक पहुंचाने का टाइम, या अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हिंटरलैंड में पहुंचाने के लिए बहुत ये कॉस्ट है, जो आप दिखा भी रहे थे कि 13-14% ऑफ जो टोटल वैल्यू चेन है वो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, स्पेशली भारत जैसे बड़े विशाल देश में ये पहुंचाना टाइम पे, और ये कट डाउन करना, ये पूरा वैल्यू चेन में बेनिफिट आता है, पूरा वर्किंग कैपिटल रिड्यूस होता है जब आप लॉजिस्टिक्स को ज्यादा बेहतर बनाते हैं। तो अच्छी पॉलिसी है, ओवरऑल पॉलिसी देखें तो सोची समझी हुई पॉलिसी है। स्टॉक्स पहले ही भाग गए थे, पूरे पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि लॉजिस्टिक्स के स्टॉक्स ऊपर चल रहे थे। तो वो तो ज्यादातर मार्केट में डिस्काउंट हो गया है, बट ओवरऑल पूरे इकोनॉमी के जीडीपी चेन में इसका बहुत अच्छा असर रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर से भी अच्छा है कि जल्दी से जल्दी गुड्स अगले स्टेप तक पहुंचे वैल्यू चेन में, या उपभोक्ता तक पहुंचे, या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पोर्ट्स तक पहुंच जाए ताकि फिर सीधा जा सके। ये बहुत जरूरी है कट डाउन करना है इसको। एक बारी मुझे याद है, ये भारत फोर्ज के बाबा कल्याणी बोल रहे थे, कुछ साल हुए, एक कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि जितना टाइम उनको फैक्ट्री से ये जेएनपीटी में लगता है पहुंचाने में, उतने टाइम में चाइनीज के गुड्स अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो अगर उनको उनके साथ compete करना है, उनको बहुत जरूरी है कि ये लॉजिस्टिक्स और बेहतर बने। और आखिरी बात है, ई कॉमर्स जिस तरह से टेक ऑफ कर रहा है, उसमें लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा हाथ है कि आप फिजिकल स्टोर की जगह ई कॉमर्स को प्रेफर करेंगे अगर रिलायबल और पंक्चुअल लॉजिस्टिक्स आपको मिलता है। तो ये नई कंपनियां जो चल रही हैं ई कॉमर्स के बेनिफिट से, उनको भी काफी लाभ आएगा। हम ये सोच रहे थे कि बग्गा साहब से अब क्या सवाल किया जाए, क्योंकि हमने पॉलिसी पे भी पूछ लिया, अब सोने चांदी पे भी पूछ लिया, तो हमारे हो गए हैं सर सवाल खत्म। अगर आपके राष्ट्र के नाम संदेश में कोई इच्छा है तो आप बता दें सर, आप किससे बात करना चाहते हैं? नहीं, नहीं अनिल जी, अच्छी एनर्जी आ जाती है आपके शो में आके, और सब दोस्तों को मिलके, जी। प्रीति साहब बैठे हैं, कुणाल बैठे हैं, तो अ, अभी और कोई इरादा नहीं है और कुछ किसी चीज पे बात करने का। एक अच्छी न्यूज पढ़ रहा था मैं भी ब्रेक में कि अच्छी न्यूज इस तरह से कि कितनी गलतियां बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। एक फॉरेन बैंक था हाँ हाँ। जिसने $500 मिलियन रेवलॉन के जो इंटरेस्ट भेजना था उसकी जगह इन्होंने प्रिंसिपल भेज दिया। अब 2 साल के बाद वापस वो क्लॉ बैक कर पाए। एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसने $100 भेजने थे ऑस्ट्रेलिया में, एक महिला को, भारतीय मूल की महिला थी, उसको $10 मिलियन भेज दिए, और कोई 8-9 महीने तक उन्होंने उसका अंदाजा भी नहीं लगा उनको कि 10 मिलियन भेजे। उन्होंने मकान खरीद लिया, अपनी बहन के लिए मकान खरीद लिया। अब केस चल रहा है। और अभी अभी एक खबर मैं पढ़ रहा था कि गूगल ने एक ब्लॉगर को 500 मिलियन 250 मिलियन
नहीं, $250,000, $250 मिलियन नहीं, $250,000 भेज दिए। वो बेचारा उनको ट्विटर पे लिखी जा रहा है, उनको बोली जा रहा है, और उसको एक सपोर्ट नंबर दे दिया कि भाई हाँ, आपकी खबर हमारे पास आई है, हमारे सर्विस लोग इसको देख रहे हैं। तो एक सपोर्ट का नंबर उसको दे दिया बस, और वो 3 महीने से इनके पीछे लगा हुआ है। अब जाके गूगल जागा और बोला हाँ, गलती हुई थी, और वो $250,000 उस आदमी से वापस ले रहे हैं। तो ये कंपनियां इस तरह से पैसे लौटा रही हैं। यही लगता है कि इनके कंट्रोल्स कहाँ है, इतनी बड़ी बड़ी सर सर रकम एक इस एक तरह एक से एक चले एक एक मिनट, एक मिनट सर। ये जो कंपनी इतने पैसे जी। लुटा रही है सर, कंट्रोल क्यों करना है? आपका हमारा नंबर कब आएगा ये बताओ। कुछ ऐसा करो ना, थोड़ा आपका आ जाए थोड़ा हमारा आ जाए, कंट्रोल क्यों करना है? नहीं अनिल जी, ये जिंदगी में बहुत पहले पता लग गया था कि हमारा विंडफॉल ऐसा कुछ नहीं, हमें मेहनत करके ही कमाना है। और इसमें डर ये रहता है जी। एडवांस टैक्स आप पे कर देंगे, और फिर बस हो क्लॉबैक हो गया। जाएगा पैसा, तो वो टैक्स वाले भी पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, तो नो। वो आदमी को डर यही था कि आईआरएस ना आ जाए उसके पीछे। वो इनको फोन करी जा रहा था कि भाई मेरे से ले लो पैसे, तुमने गलत भेजे हैं मेरे को। तो और वो जो महिला है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने तो रख लिया, अब केस वगैरह चल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरे ही पैसे थे, $10 मिलियन उन्होंने रख लिए। जी बग्गा साहब। मेरे एक फ्रेंड के लड़के हैं, जी सन्मय करके नाम है उनका, जी सन्मय वेद, जी और यूएस में है। तो गूगल का रिन्यूअल पे आ रहा था, 5 साल हुए मेरे ख्याल से, ये गूगल का डोमेन रिन्यूअल पे था, और एकदम से उन्होंने देखा अवेलेबल है, उन्होंने खरीद लिया $25 या $100 जितनी फीस होती है। और फिर गूगल उनके पीछे, उन्होंने दे भी दिया, उनको इन्फॉर्म कर दिया। तो ये अनिल जी रहता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो बहुत उन्होंने उनको थैंक यू लेटर बुलाया, बट पैसे कोई नहीं दिए। चाहते तो वो उनको कर सकते थे, भाई इतने $1 मिलियन आप दो, आपका डोमेन नेम मेरे पास आ गया है। तो google.com, वो मेरे फ्रेंड के लड़के हैं सन्मय, उन्होंने रजिस्टर कर लिया था। एक बार एक रात को बैठे थे, देखा कि ये अवेलेबल कैसे है, इन्होंने रिन्यू क्यों नहीं किया। तो ऐसे हो जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। बट बहुत अचरज रहता है कि किस तरह से ये अलाउ करते हैं। अब $500 मिलियन भेज देना, प्रिंसिपल भेज देना इंटरेस्ट की जगह, और फिर कितने उनके मिलियंस ऑफ डॉलर लगे ये सूट्स फाइल करने में। हर जज ने भी काफी फटकार डाली उस बैंक को कि भाई किस तरह के तुम्हारे कंट्रोल हैं, कोई छोटी रकम नहीं है। वैसे एम्प्लॉइज को देने में $1 भी इधर का उधर हो जाए तो एम्प्लॉय को निकाल देते हैं, और यहाँ 500 मिलियन भेज रहे थे। तो ये थोड़ा परेशानी का विषय जरूर है कि बड़ी कंपनियां, हम सोचते हैं बड़ी वेल रन कंपनियां हैं, बट इस तरह का भी काम चलता है इन कंपनियों अच्छा, में। जो फटकार भी सुनी होगी ना, उनके बॉस ने सुनी होगी, जिसने क्या होगा वो तो निकल के चला गया। कोर्ट में तो सीनियर आदमी गया होगा। तो सोचो, समझ सकते हैं आप। जज को भी बड़ा मजा आया होगा। हाँ, कि बड़े आदमी को फटकार लगा रहा हूँ।